बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ित से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो विदहोल्डिंग एंड चार्जेबिलिटी के ऊपर है और इसका आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि विदहोल्डिंग और चार्जेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, कि विदहोल्डिंग कब डिडक्ट होती है और चार्जेबिलिटी कब इम्प्लीमेंट होती है। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन है वो सेक्शन 149 है और सेक्शन 149 के तहत कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल पर्सन या पार्टनरशिप बिजनेस अगर कोई भी अपने एम्प्लॉयज़ की या कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी टैक्सेबल सैलरी है, उसका टैक्स जो है वो मंथली बेसिस पर डिडक्ट करता है और एंड ऑफ द ईयर वो उसको एक सर्टिफिकेट देता है जो सेक्शन 42 के तहत प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सारे सीपीआर नंबर मंथ वाइज जो हमने डिडक्ट करके जो डिपार्टमेंट में उन्होंने जमा करवाए होते हैं वो, और पूरी अमाउंट के साथ के तकरीबन साल की कितनी इनकम थी उनकी और इसके ऊपर कितना इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ था वो पूरी मेंशन करके प्रोवाइड कर दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। ये तो सेक्शन होता है विदहोल्डिंग के ऊपर। वो जो रेट, स्लैब रेट इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं सैलरी के, वही रेट फिर जब ईयर क्लोज हो जाता है और वो एम्प्लॉय अपना एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जाता है, तो उसको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है और जब वो इनकम अपनी डिक्लेयर करता है आईआरएस के अंदर, तो एज पर वही टैक्स, जो टैक्स लायबिलिटी है, जो चार्जेबिलिटी बनती है, एज पर सेम होती है। उसकी वजह क्या है कि विदहोल्डिंग के जो रेट हैं वही आईआरएस के अंदर एनुअल रिटर्न की जो इनकी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, उसका रेट और चार्जेबिलिटी का रेट एज पर आईआरएस सेम है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। वही सीपीआर वहाँ पे एमआईएस रिपोर्ट के अंदर जाके वो क्लेम कर देख लेते हैं, वो अपने सर्टिफिकेट से मैच कर लेते हैं। मैच करने के बाद क्या करते हैं कि वो उसको क्लेम कर लेते हैं, तो उनको कोई फर्दर टैक्स देना नहीं पड़ता। जो विदहोल्डिंग में डिडक्ट हुआ होता है एज पर सेम वही चार्जेबिलिटी के ऊपर वही लायबिलिटी जनरेट हो रही होती है, जो एडजस्टमेंट में जाके कॉन्ट्रा करके जीरो कर देती है। ठीक है, तो सेक्शन 149 इनकम फ्रॉम सैलरी से आप समझ गए होंगे कि विदहोल्डिंग और चार्जेबिलिटी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्शन 149 को हम डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जी। सेकंड पॉइंट है 153 पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज है। पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज में और चार्जेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। देखें, पेमेंट ऑफ गुड सर्विसेज में एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें 3 तरह की कंपनीज होती हैं जो अपना टैक्स डिडक्ट वगैरह हम जिस तरह डिडक्ट करवाते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक एओपी है और एक है कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। कंपनीज को जो टैक्स रेट होते हैं वो हमेशा 4% रहेंगे और अदर देन इंडिविजुअल और एओपी, अदर देन जो कंपनीज हैं उनके जो टैक्स रेट होते हैं पेमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर वो 4.5% है। फर्दर इसको हमने डिटेल में भी डिस्कस किया है। अगर आप डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हैं इसके ऊपर तो वो आप मैं लिंक में दे दूंगा, तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो डिस्कस कर इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि एक चीज याद रखिएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, अब इसमें जो टैक्स रेट इम्प्लीमेंट होते हैं ना, देखें अदर देन कंपनीज जो है ना, इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हमेशा जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है वो उसके लिए एडजस्टेबल टैक्स होता है। इसके अलावा बाकी चीजें अदर्स कंपनी जितनी भी हैं उनके लिए ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये मिनिमम टैक्स कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बता देता हूँ कि कंपनीज के अंदर सिर्फ दो कैटेगरी ऐसी हैं जिनके लिए ये टैक्स जो है एडजस्टेबल टैक्स कहलाता है। कौन कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और लिस्टेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए ये जो टैक्स होता है, ये टैक्स इनके लिए एडजस्टेबल टैक्स होता है। अदर देन कंपनीज जितनी भी हैं, इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, उनके लिए जो ये टैक्स है, ये टैक्स उनके लिए मिनिमम टैक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर कि इसकी कैलकुलेशन क्या है, विदहोल्डिंग में हम करते क्या है। एक एग्जांपल आपके सामने नजर आ रही होगी कि इनवॉइस अमाउंट है, अगर हम किसी वेंडर से यानी कि वेंडर का कोई माल हमने लिया है, उसकी इंक्लूडेड अमाउंट जो है वो 1 लाख की है। ठीक है, इंक्लूडेड यानी कि सेल ऑफ के साथ अमाउंट जो है उसकी
1 लाख की है। अच्छा, जब हम इसको पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम 4% का टैक्स डिडक्ट करके नेट पेमेंट जो है इसका चेक बना के इनको हम दे देते हैं। ये इसको 4,000 का जो चालान है इसका हम इसको सीपीआर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सीपीआर प्रोवाइड कर देते हैं। इस जगह पे आ जाते हैं। ये तो होगी विद होल्डिंग की बात। एक इनवाइस की बात हमने कर ली कि विद होल्डिंग पे क्या है, 4,000 रुपए यानी कि हमने मेंशन कर दिया। इनकम टैक्स सीपीआर मेंशन कर दिया और वेंडर को दे दिया हमने। उसके बाद क्या करता है कि जब ये कंपनी, ये वेंडर अपने साल का अपना एनुअल रिटर्न सबमिट करने जाता है आईआरएस के ऊपर, तो ये क्या करता है, तो ये इसकी सबसे पहले कॉस्टिंग होती है सारी, इसके पीएनएल फाइनेंशियल्स वगैरह बनते हैं। फाइनेंशियल बनते हैं, उनकी कैलकुलेशन क्या है, मोटी मोटी कैलकुलेशन मैं आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। देखें वो क्या करता है कि ड्यूरिंग द ईयर इसकी टोटल सेल जो है वो 5 लाख की है, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बनी वो बनी 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आया 3 लाख। अच्छा, इसकी टैक्सेशन विद होल्डिंग क्या कहते हैं, विद होल्डिंग और चार्जेबिलिटी सेम नहीं है। उसकी वजह क्या है, चार्जेबिलिटी और विद होल्डिंग में फर्क क्या है कि कंपनीज के लिए, अदर देन कंपनीज की भी अगर हम बात करें या कंपनीज की भी बात करें, उसके ऊपर टैक्स रेट इंप्लीमेंट होते हैं मुख्तलिफ। क्या रेट होते हैं, कंपनी टैक्स रेट क्या है, 29% है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कहलाता है वो 17% है, मिनिमम टैक्स जो है वो 1.2% है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो विच एवर इज हायर वाली कंडीशन है, जो जब मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इंप्लीमेंट होगी। अगर हम बात करें कंपनी टैक्स का, तो कंपनी टैक्स कैसे लगेगा, कंपनी टैक्स 3 लाख के ऊपर लगेगा, प्रॉफिट के ऊपर लगेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर लगेगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब अगर ये हम समझ रहे हैं कि नेट हमारी इनकम है, ये बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले पहले ये हमारा प्रॉफिट है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि कंपनी का जो कंपनी टैक्स है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो वो इंप्लीमेंट अगर होता है तो कितनी वैल्यू लगती है, कितनी वैल्यू आ रही है इसके ऊपर, 87 का इसका जो है कंपनी टैक्स कहलाएगा। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स 17% है, ये भी प्रॉफिट के ऊपर लगता है। तो 51,000 रुपए इसका क्या हो गया, 3 लाख का। अगर मैं आपको दिखा दूं F2 करके, ये देखें 3 लाख के ऊपर 29% लगा। इसी तरह 3 लाख के ऊपर 17% लगा। और जो मिनिमम टैक्स है, ये मिनिमम टैक्स को हम टर्नओवर टैक्स भी कहते हैं। ये क्या होगा कि ये लगेगा कि जो हमारी सेल है, जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने सेल की है वो 5 लाख की है, उसके ऊपर लगेगा 1.25, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें जो बड़ी वैल्यू है, इन तीनों में जो बड़ी वैल्यू है वो टैक्स चार्जेबिलिटी वो आईआरएस चार्ज करेगा, यानी कि 87 की लायबिलिटी होगी, 87 पे करना होगा एज पर आईआरएस जब एनुअल रिटर्न फाइल करने जाएंगे। ठीक है, अब फर्ज करें कि पूरी की पूरी 5 लाख की यानी कि इन्होंने सेल की है और 5 लाख के ऊपर हमने टैक्स डिडक्ट करके या क्लाइंट ने टैक्स डिडक्ट करके वेंडर को टोटल 20 लाख का चालान दे दिया। अब चार्जेबिलिटी के ऊपर अगर हम आए तो उसने जो कैलकुलेशन की है वो 87,000 की है, 87,000 की है। 87,000 तकरीबन इसकी टैक्स मिनिमम, जो मैक्सिमम टैक्स बना वो 87 था। और मेरे पूरे सीपीआर अगर मैं क्लेम कर लेता हूं जो पूरे साल के अंदर 20,000 हैं, जो विद होल्डिंग मेरी पूरे साल की ड्यूरिंग द ईयर मेरी डिडक्ट हुई है, वो टोटल है ही 20,000। तो 20,000 रुपए को मैं लेस कर दूं तो कंपनी फिर भी जो है टैक्स पे करेगी। अब ये कंडीशन आपके पास आ रही है कि ये लायबिलिटी निकल रही है, लाजमी नहीं है कि ये आपकी लायबिलिटी निकले। अक्सर होता ये है कि विद होल्डिंग ज्यादा हो जाती है काफी सारी, यानी कि जो इनवॉइसेस की हमने की होती है उसके ऊपर विद होल्डिंग कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि विद होल्डिंग के जो ये अमाउंट है ये ज्यादा आ रहे होते हैं बानिस्बत कंपनी की लायबिलिटी की। चार्जेबिलिटी, जो चार्जेबिलिटी कैलकुलेट की होती है उससे ज्यादा ये वैल्यू आ रही होती है। और इस केस में अगर आप देखें कि 67,000 जो है वो लायबिलिटी निकल रही है, तो ये क्या होगा, ये पे इनको यानी कि आईआरएस के अंदर आके जनरेट करके इनको पे करना होगा। और ज्यादातर केसेस ये होते हैं कि ये रिफंड में आ रहे होते हैं। अब फर्ज करें कि 20,000 ऊपर निकल रही होती, 87,000 नीचे होती विद होल्डिंग पे, तो अमाउंट आ रही होती। तो इस चीज में हम क्या समझे कि सेक्शन 153 और जो एनुअल इसका रिटर्न जाता है किसी भी क्लाइंट, किसी भी कंपनी का, वो सेम नहीं है। उसकी वजह क्या है कि 153 जो विद होल्डिंग है वो अलग है और चार्जेबिलिटी अलग है, उसकी कैलकुलेशन अलग है, तो दोनों सेम नहीं है।
सेक्शन 149 में हमने क्या पढ़ा था कि एज पर जो स्लैब रेट विद होल्डिंग के वही चार्जेबिलिटी भी सेम है आईआरएस के अंदर। और पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज के अंदर अगर हम देखें कि विद होल्डिंग रेट अलग है लेकिन चार्जेबिलिटी अलग है, क्योंकि चार्जेबिलिटी के ऊपर मुख्तलिफ टैक्स यानी कि इंप्लीमेंट होते हैं, मुख्तलिफ टैक्स की कैलकुलेशन होती है, उसके बाद जाके इंप्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, तो विद होल्डिंग और चार्जेबिलिटी विद होल्डिंग के केस में कंपनीज के केस में सेम नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 155। अच्छा जी, सेक्शन 155 जो है पिछले एक साल से ये होता ये था कि ये जैसे एज पर सैलरी टैक्स था जो यानी कि विद होल्डिंग हो गई, वो ही चार्जेबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट कर लिया जाता था। यानी कि सेक्शन 155 के ऊपर जो विद होल्डिंग रेट थे वही हम यानी कि क्लाइंट क्या करता था, अपना टैक्स जमा करा के, और जब ड्यूरिंग द ईयर वो अपना रिटर्न फाइल करता था, जो भी जिसके भी यानी कि प्रॉपर्टी होती थी, जो रेंटल इनकम ले रहा था, वो क्या करता था, उससे यानी कि क्लाइंट सामने उसका टैक्स जमा करवा देता था, वो ही उसको अपने फाइनल टैक्स के अंदर जाके जब यानी कि अपना रिटर्न फाइल करता था उसको जाके क्लेम कर लेता था। तो दोनों चीजें सेम थी, चार्जेबिलिटी और विद होल्डिंग। लेकिन एक साल हो गया कि इसके ऊपर जो रेट इंप्लीमेंट अब होते हैं वो इंडिविजुअल जो बिजनेस रेट हैं एओपी के और इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन के वो रेट इंप्लीमेंट होते हैं। उसमें क्या है कि 4 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 4 लाख के ऊपर जो है इनकम को ट्रीट किया जाता है इनकी, तो उसके ऊपर वैल्यूज लगती हैं। अच्छा, फर्क करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि एनुअल जो रेंट है जो ले रहे हैं वो समझे 10 लाख है, पूरे साल का जो रेंट लेना था इन्होंने 10 लाख लेने हैं। अच्छा, 10 लाख लेने, और जो क्लाइंट है जो रेंट पे कर रहा है वो क्या करता है कि वो पूरी स्लैब रेट देखता है कि किस स्लैब में ये आते हैं। अब 10 लाख पूरे साल का इसका रेंट है, वो क्या करता है 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है, और बाकी जो वैल्यू 6 लाख पे 4 लाख के ऊपर वो एक 10% डिडक्ट करता है, और फिक्स टैक्स जो है 15,000 रुपए ये मिलाकर टोटल 55,000 का टैक्स जमा करा देता है इसके पूरे साल के अंदर, और सीपीआर किसको, लैंडलॉर्ड को दे देता है। ठीक है, वो जब अपना रिटर्न फाइल करने के लिए जाता है, प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपना रिटर्न, उसकी इनकम कहीं है नहीं, वो किसी से अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और ये डिक्लेयर करते हैं, ये केस ले लें। ठीक है, अच्छा, वो जब अपना रिटर्न फाइल करना के लिए जाता है, एनुअल रिटर्न अपना फाइल करता है प्रॉपर्टीज का, वो क्या कहता है कि मेरी रेंटल इनकम 10 लाख है, 1/5 जो है अलाउ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। ठीक है, तो ये 2 लाख बनता है। अब फर्ज करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स भी है तो 50,000 प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर दें, इंश्योरेंस प्रीमियम या 10,000 वो माइनस कर दें। अब फर्ज करेंगे कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें मार्कअप पे लिया हुआ है, हो भी सकता है ये एक प्रॉपर्टी ना हो, 2 हो जो रेंट पे दी हो। ठीक है, तो कि एक प्रॉपर्टी में वो मार्कअप भी दे रहा है, तो जहां से पूरा रेंट आ रहा है दोनों जगह एक ही शख्स को दी हुई है। फर्ज कर लें, एक एग्जांपल दे रहा हूं पूरी। ठीक है, तो मार्कअप भी हम पे कर रहे हैं, हमने लीज करवाई हुई है कोई जगह, उसके ऊपर जो मार्कअप है वो दे रहे हैं हम, तो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है हमारे पास वो 6,90,000 आ रहा है। अब इस ये जो 6,90,000 है ना, ये 6,90,000 यानी कि 690 के ऊपर जो है जो टैक्स रेट अप्लाई होगा वो बिजनेस इंडिविजुअल का होगा, एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल का होगा, जिसमें 4 लाख तक एग्जाम्प्ट है। 4 लाख के बाद जो है इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है टैक्स रेट की। अगर मैं आपको दिखा दूं कि 6,90,000 की समझे हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, फर्ज कर लें कि जैसे 4 लाख होता है, अगर 4 लाख भी कर लें, फर्ज कर लें किस एग्जांपल को ले लें। ठीक है, रेट चेक कर लेंगे, टैक्सेबल जो वैल्यू है वो 90,000 बचती है एग्जाम के बाद। ठीक है, तो क्या किया कि टैक्सेबल वैल्यू के 90,000 के ऊपर जो 10% बनता है वो 9,000 बनता है, और जो फिक्स टैक्स है जो इसके ऊपर फिक्स है जो देना ही देना है वो 10,000। तो टोटल मिला के इनका जो टैक्स चार्जेबिलिटी बन रही है यहाँ पे आईआरएस के ऊपर जो चार्जेबिलिटी बना रहा है वो टोटल 19,000 की बना रहा है। ठीक है, जो क्लाइंट ने देना है, और एज पर अगर विद होल्डिंग देखें तो 55,000 रुपए कटा हुआ है, यानी कि 55,000 रुपए डिडक्ट हुआ है। तो होता क्या है कि 19,000 से माइनस कर दें 55,000 तो रिफंडेबल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36,000। अच्छा, इसमें होता क्या है, सेक्शन जो ये है अपना सेक्शन 155, इसमें तकरीबन 17% जो है ज्यादातर रिफंड की वैल्यूज आती है। उसकी वजह क्या है कि जब कैलकुलेशन चलती है पूरे हम चार्जेबिलिटी के ऊपर आके आरएस के ऊपर जब कैलकुलेट करते हैं, चीजों को माइनस करते हैं, अपने एक्सपेंसेस वगैरह को लेस करते हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड हुए होते हैं, तो उसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है, इसमें जो मार्जिन हमारा बच रहा होता है उसके ऊपर हमारे टैक्स इंप्लीमेंट होते हैं। अगर हम रेट देख लें, ये देखें ये रेट हैं, ये मेरे ख्याल टैक्स ईयर 22 के हैं। ठीक है, फॉर नॉन सैलरीज इंडिविजुअल
अब ये क्या कह रहा है, 4 लाख से लेके 6 लाख तक अगर ले रहे हैं तो 5% है, इसके अलावा 6 लाख से 12 लाख 10% है, ठीक है, 10,000 देना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो, एज पर एक्चुअल हो जाए। ये देखें 4 लाख कर दिया मैंने, ठीक है, कितना बच गया, 2,90,000। 2,90,000 के ऊपर टैक्स वैल्यू कितनी बनी, 10% लगाया तो कितनी आ गई, 29,000 ये। और फिक्स टैक्स कितना हो गया, 10,000। कहाँ दिखाया मैंने आपको, ये देखें 12 लाख से लेके 24 लाख तक, सॉरी 6 लाख से लेके 12 लाख तक। 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 6 लाख से ऊपर होगा उसके ऊपर 10%। और फिक्स टैक्स कितना देना, 10,000 रुपए। इधर आ जाए, ये देखें टोटल टैक्स कितना बन गया, 39,000। टैक्स डिडक्ट कितना हुआ था विद होल्डिंग पे, 55,000। रिफंडेबल कितना निकला, 16,000। तो इससे क्या समझ आया कि सेक्शन 155 के तहत भी जो विद होल्डिंग और चार्जेबिलिटी सेम नहीं है, ठीक है, इसकी भी कैलकुलेशन अलग है, इसकी भी कैलकुलेशन अलग है। एक साल पहले ये होता था, जो टैक्स ये डिडक्ट हो जाता था, जो विद होल्डिंग पर टैक्स डिडक्ट होता था, एज पर एनुअल रिटर्न चार्जेबिलिटी जो कैलकुलेट होती थी, पिछले एक साल की बात कर रहा हूँ, वो सेम होती थी, तो वही रिटर्न फाइनल होता था। अब तकरीबन एक साल हो गया, अब ऐसा नहीं होता, अब नॉर्मल टैक्स रेट इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल टैक्स इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं इसके ऊपर। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर लें तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स फाइनल टैक्स है, जो डिडक्ट हो गया, वही चार्जेबिलिटी के ऊपर बनाएगा, ठीक है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी आपकी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।